हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण। इसमें हम हिंदी साहित्य में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन सबके ग्रंथों को शामिल किए हैं, जिसमें काल विभाजन और नामकरण और उसके काल समय से संबंधी जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी। तो स्वागत है इस सेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले साहित्यकार को हमने शामिल किया है जॉर्ज ग्रियर्सन को। पहले साहित्यकार जॉर्ज ग्रियर्सन। वो ऐसे पूछेगा आप लोगों से कि हिंदी साहित्य में प्रथम साहित्य इतिहासकर्ता कौन है, तो वह है गारसा दत्तासी, जिनके ग्रंथ का नाम है इतवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। और उस ग्रंथ को यह फ्रेंच भाषा के निवासी फ्रांस के निवासी थे, इसीलिए हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास को उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा अपने ग्रंथ को। लेकिन उस ग्रंथ में उन्होंने काल विभाजन नहीं किया, इसीलिए उस ग्रंथ को हम इसमें शामिल नहीं किए हैं। तो दूसरे इतिहासकर्ता हैं हिंदी साहित्य के जॉर्ज ग्रियर्सन। इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उस ग्रंथ को उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा और उस ग्रंथ में उन्होंने अपने ग्रंथ को 11 भागों में विभाजित किया। 11 भागों में विभाजित किया और उनका नामकरण दिया। तो पूछता है कि हिंदी साहित्य में प्रथम साहित्यकर्ता कौन है जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण की दिया, तो वो हैं आचार्य जॉर्ज ग्रियर्सन। और उन्होंने अपने साहित्य ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया, तो 11 भागों में मान लीजिए, 11 अध्याय में मान लीजिए, तो वह विभाजित किया। फिर क्वेश्चन पूछता है उनके ग्रंथ का क्या नाम है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और उनके ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया, तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। तो चलिए देखते हैं 11 भागों में कैसे वह बांटे हैं। तो पहला भाग है चारण काल, जिसका समय सीमा है 643 ईस्वी। तो पूछता है पेपर में कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया, तो वह है जॉर्ज ग्रियर्सन। और आदिकाल को चारण काल एक और साहित्यकार ने दिया है, जिनका नाम है राम कुमार वर्मा। जिनका नाम है राम कुमार वर्मा। इस सेशन से आप लोगों को फिर हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस सेशन से आप लोगों को कम से कम 10 क्वेश्चन तो मिलने ही वाले हैं। हर पेपरों में आता है, तो इस सेशन में बने रहिएगा। तो पूछता है कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा ने दिया। एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया। फिर दूसरा काल, धार्मिक काल को आदिकाल, भक्ति काल। भक्ति काल को उन्होंने क्या नाम दिया, तो 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण नाम दिया। तीसरा नाम दिया जायसी की प्रेम कविता। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन जायसी की प्रेम कविता नाम दिए हैं। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में सूफी काव्यधारा नाम दिए हैं, प्रेमाख्यानक काव्यधारा। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। इन्होंने अपने ग्रंथ को चौथा अध्याय का क्या नाम रखे हैं, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। अब वहीं पे आचार्य शुक्ल जी से कृष्ण काव्यधारा नाम रखे हैं। सगुण काव्यधारा के 2 रूप हैं, कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा। तो उसमें वो इसी अध्याय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृष्ण काव्यधारा रखे हैं नाम, और इसी अध्याय का नाम इन्होंने ब्रज का कृष्ण संप्रदाय रखे हैं। 5वां उन्होंने क्या रखा है, मुगल दरबार। जब दरबारी कवि हुआ करते थे, जैसे कुंभन दास को अकबर ने अपने दरबार में, राज दरबार में बुलाया था, तो क्या कहे थे कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। तो इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या रखा है, मुगल दरबार।
6वां उन्होंने अध्याय का क्या नाम रखा है? तुलसीदास। 7वां अध्याय क्या नाम लिखा है? रीतिकाल। रीतिकाल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रखा है, जैसे कि उसमें घनानंद थे, बोधा थे, कई सारे थे। तो चलिए आगे देखते हैं। 8वां नाम अध्याय का नाम रखे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। 8वें अध्याय का क्या नाम रखे? तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। 9वां अध्याय रखे 18वीं सदी। 10वां अध्याय का नाम रखे कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां अध्याय रखे विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान का उनका यह ध्येय था कि जब अंग्रेज यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में रहने आए तो उस समय जितने कवि रचनाएं किए, क्योंकि उस समय प्रताड़ित रचाएं, तभी तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भक्ति काल का उदय ईसाइयत का देन है। बाहर के जो मुसलमान आए उन्हीं के अत्याचार से पीड़ित होकर भगवान जितने लोग थे वह भगवान की शरण में चले गए। जब किसी कमज़ोर को सताया जाए तो उन्हें और कोई चारा नहीं मिलता है तो वह भगवान के शरण में चले जाते हैं। तो इसके विपरीत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे हैं कि भक्ति का जागरण स्वतः ही हो गया। वह किसी भक्ति का 12 आना विकास वैसे ही हो जाता बिना मुसलमानों के आए हुए। तो इसीलिए उन्होंने विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान नाम रखा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो यह 11 भागों में, 11 अध्यायों में, 11 पाठों में बांटे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को। बाद में यह 12वां अध्याय जुड़ा परिशिष्ट काल, तो इसमें इसको शामिल नहीं किया जाता है। अगर पेपर में प्रश्न आएगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ को कितने अध्यायों में विभाजित किया, कितने भागों में विभाजित किया या कालों में विभाजित किया, तो वह 11 कालों में विभाजित किया। नोट डाउन कीजिएगा। इस हम 10-15 बुकों को शामिल किए हैं इसमें। दूसरे साहित्यकार हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। पहले साहित्यकार को आपने पढ़ लिया। अब दूसरे साहित्यकार हैं मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। दूसरे साहित्यकार को का नाम क्या है? मिश्र बंधु। और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। इनके साहित्य ग्रंथ का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। कभी मिश्र बंधुओं का नाम पूछ देता है कालक्रम के अनुसार करके कि इसमें से कौन मिश्र बंधु नहीं है। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी ऐसे दे देता है। तो देखिए नाम याद कर लिए, श्याम सुखदेव गणेश। श्याम सुखदेव गणेश, मेरे साथ बोलिए कि श्याम सुखदेव गणेश। यह 3 भाई थे और तीनों भाई ने मिलकर हिंदी साहित्य इतिहास को मिश्र बंधु विनोद नाम से समेटने की कोशिश किए। तो चलिए देखते हैं कि यह अपने पुस्तक को या अपने ग्रंथ को कितने अध्यायों में या पाठों में विभाजित किया है। तो चलिए विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो पहला है आरंभिक काल। पहला क्या है? रुक जाइए, इसको जूम कर देते हैं। तो पहला नाम क्या रखे? आरंभिक काल। तो पूछता है आदिकाल का आरंभिक काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधु। ट्रिक समझ लीजिए कि मिश्र बंधु हमेशा साथ में रहे हैं, आरंभ से साथ में रहे हैं। तो आरंभ से साथ में रहे हैं मतलब आरंभिक काल। आरंभ से साथ में रहे हैं मतलब आरंभिक काल को रिलेट करके रचनाएं याद करेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो आरंभ से मिश्र बंधु साथ में रहे हैं तो उन्होंने आदिकाल का नाम क्या दिया? आरंभिक काल। और वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया। तो अपने अनुसार यह इसीलिए पूछता है कि सबसे ज़्यादा इतिहास ग्रंथ लिखने में किस में झमेला था? तो वह काल विभाजन और नामकरण की समस्या थी। सब विद्वान अपने अपने अनुसार अपना अपना ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
तो पहला है आरंभिक काल। अब आरंभिक काल को भी मिश्र बंधु दो भागों में विभाजित किए। पहला पूर्व आरंभिक काल, यह मध्यकाल नहीं रहेगा, पूर्व आरंभिक काल रहेगा, टाइप हो गया है गलत। पहला है पूर्व आरंभिक काल, दूसरा है उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का उन्होंने समय सीमा क्या निर्धारित किया, तो 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत तक पूर्व आरंभिक काल का। तो यही पूछता है कि मिश्र बंधु ने आदिकाल का समय सीमा क्या माना है, तो 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत तक उन्होंने पूर्व आरंभिक काल को माना। फिर उत्तर आरंभिक काल को माना 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक। और देखिए ईस्वी और संवत निकालने का एक आसान ट्रिक, अगर ईस्वी क्या है, छोटी है, और संवत क्या है, बड़ा है। अगर ईस्वी निकालना, संवत में से ईस्वी निकालना है, संवत में से ईस्वी निकालना है तो 57 वर्ष, 57 साल माइनस कर दीजिए। अगर ईस्वी में से सन निकालना है कि यह इस समय इतने ईस्वी सा तो कितना सन हुआ था, तो उसमें 57 प्लस कर दीजिए तो सन निकल जाएगा। अगर संवत में से ईस्वी निकालना है तो 57 माइनस कर दीजिए तो ईस्वी निकल जाएगा। तो और दूसरे उन्होंने भक्ति काल का नाम क्या दिया, माध्यमिक काल। तब पूछता है कि भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने नाम दिया, तो मिश्र बंधुओं ने दिया। तो पहला देखिए सारे कालों को दो दो भागों में इन्होंने विभाजित किया मिश्र बंधुओं ने। तो माध्यमिक काल या भक्ति काल को भी दो भागों में विभाजित किया, पहले पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसको उत्तर माध्यमिक काल करने का गलती मत कीजिएगा, इसी तरह पेपर में एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। तो पहला है पूर्व माध्यमिक काल, दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय सीमा क्या है, 1444 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत तक। दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय सीमा क्या है, 1561 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक। तीसरा काल का नाम रखे अलंकृत काल। तब पूछता है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने नाम दिया, तो मिश्र बंधुओं ने दिया। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया, तो मिश्र बंधुओं ने दिया। अब रीतिकाल को भी दो भागों में विभाजित किए, पहला है पूर्व अलंकृत काल, दूसरा है उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय सीमा पूर्व अलंकृत काल का समय सीमा उन्होंने माना 1681 विक्रम संवत से 1790 विक्रम संवत तक। और उत्तर अलंकृत काल मतलब रीतिकाल, उत्तर अलंकृत काल का समय सीमा उन्होंने क्या माना, 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक। और चौथा क्या है, परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय सीमा क्या माने हैं, 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। देखिए 4 टाइप हो गया है, 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। पांचवा क्या नाम रखें, वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब वर्तमान काल माने वो गद्य काल को, मतलब आधुनिक काल को मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा। तो आता है प्रश्न, आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा, तो मिश्र बंधुओं ने कहा। इसकी समय सीमा क्या माने हैं, 1926 विक्रम संवत से लेकर अब तक। आज का जो युग चल रहा है 1926 से लेके आज तक के युग को उन्होंने वर्तमान काल माना। तो ये है मिश्र बंधुओं के साहित्य के इतिहास ग्रंथों का काल विभाजन। तब पूछता है कि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक साहित्य ग्रंथ को कितने अध्यायों में विभाजित किया, तो वह 5 अध्यायों में विभाजित किया। नोट डाउन कर लीजिएगा। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने भागों में विभाजित किया, तो 11 भागों में विभाजित किया। अब चलिए नेक्स्ट साहित्यकार, इनके बिना तो साहित्य ही अधूरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी साहित्य इतिहास में यह एक सूरज के समान है। इनके साहित्य ग्रंथ को नहीं पढ़े मतलब कि कुछ भी नहीं पढ़े। तो तीसरे साहित्यकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके इतिहास का क्या, इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी साहित्य के इतिहास। उनके अनुसार काल विभाजन देखते हैं। तो पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में, कितने कालखंडों या अध्यायों में विभाजित किया? तो वह 4 कालखंड में विभाजित किया। और देखिए हर काल का उन्होंने 2-2 नाम रखा है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में वह कौन से साहित्यकार हैं, कौन से इतिहास लेखनकार हैं जिनमें दोहरे नाम की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने हर एक काल को 2-2 नाम से विभूषित किया है, 2-2 नाम रखे हैं। एक उसका चालू नाम रखे हैं, आप ही लोग के घर में एक चालू नाम रहता है और एक स्कूल का नाम रहता है। इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को 2-2 नाम रखे हैं, हर काल का 2 नाम। तो दोहरे नाम की प्रवृत्ति किसके इतिहास ग्रंथों में पाया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में पाया जाता है। तो उनके अनुसार देखते हैं वीर गाथा काल या आदिकाल। तो पूछता है प्रश्न, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आदिकाल, आदि माने जब शुरू हुआ, आदि माने क्या हुआ? जब शुरू हुआ, इसीलिए उनका नाम आदिकाल रख दिए। और उसमें पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, वीर गाथात्मक रचनाएं रखी गई। और आदिकाल वीरगाथा काल के उन्होंने 12 रचनाओं को प्रमाणित माना है, 12 वीरगाथात्मक रचनाओं को प्रमाणित किया है पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई का। तो इतने वीरगाथात्मक रचनाओं के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल कहा कि उस काल में वीरों की पूजा हुई, वीरों के शौर्य का वर्णन हुआ, इसीलिए उसे वीरगाथा काल नाम रखे। तो उसकी समय सीमा उन्होंने क्या निर्धारित किया? तो संवत 1050 से 1375 तक, संवत 1050 से 1375 तक का समय उन्होंने वीरगाथा काल का या आदिकाल का समय निर्धारण किया। दूसरे हैं पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। तो ये भी पूछता है भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका समय निर्धारित किए कि 1375 से संवत 1300, संवत है, ईस्वी मत समझिएगा। अगर ईस्वी आपको निकालना होगा तो 57 वर्ष माइनस कर दीजिएगा। तो पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 तक। फिर है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। तो ये भी पूछता है रीतिकाल का उत्तर मध्यकाल नाम किसने दिया या रीतिकाल? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका समय सीमा क्या है? संवत 1700 से 1900 तक। चौथा, उन्होंने चौथे अध्याय का या लास्ट अध्याय का नाम क्या रखा? आधुनिक काल या गद्य काल। तो पूछता है आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दिया? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वह कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसका काल क्या निर्धारण किए? 1900 से अब तक, 1900 से अब तक। चौथे हमारे साहित्यकार हैं आचार्य विश्वनाथ। तब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह ये भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा काल विभाजन और नामकरण। तो चलिए पढ़ते हैं। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इतिहास ग्रंथ इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल, आचार्य विश्वनाथ। उस ग्रंथ को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। तो पहले भाग का नाम क्या रखा? आदिकाल।
पहले भाग का क्या नाम रखा? आदिकाल। आदिकाल का समय सीमा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या माना? 1000 से 14,000 तक, संवत 1000 से 1400 तक, 1000 से 1400 संवत तक आदिकाल का समय सीमा निर्धारण किए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। दूसरे अध्याय का क्या नाम रखे? पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, संवत 1400 से 1700 तक। उसके बाद से रीतिकाल का नाम क्या रखे? उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल। तो देखिए मिश्र बंधुओं ने भी श्रृंगार काल नाम रखा है। और आदिकाल को रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम मिश्र बंधु और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। तो आदिकाल रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल किसने रखा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उसका समय सीमा कब से माना? 1700 से 1900 ईस्वी तक, संवत 1700 से 1900 तक। फिर नाम रखे आधुनिक काल या गद्य काल। गद्य काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी रखे और देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी रखे। आधुनिक काल का गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रखा और इसका समय सीमा 1900 से अब तक। आचार्य शुक्ल जी भी 1900 से अब तक का माने हैं। नेक्स्ट हमारे साहित्यकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी अपने इतिहास ग्रंथ को 4 कालों में विभाजित किया। इन्होंने भी अपने इतिहास ग्रंथ को 4 कालों में विभाजित किया और इनके ग्रंथ और यह 3 इतिहास ग्रंथों को लिखे। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 में लिखे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखे। दूसरे इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, 1952 में लिखे। 1952 में लिखे। और तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसकी समय सीमा है 1952। तो हजारी प्रसाद जी ने 3 इतिहास ग्रंथों को लिखा। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो उन्होंने इन तीनों ग्रंथों का किस प्रकार नामकरण किया, तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला है आदिकाल। तो पूछता है आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसका समय माने हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल का समय निर्धारण किए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा काल माने भक्तिकाल। दूसरे अध्याय का क्या नाम रखे? भक्तिकाल, 1400 से 1600 ईस्वी तक। 1400 से 1600, 14वीं से देखिए 1400 कर रहे हैं, 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। भक्तिकाल का समय सीमा कब से माने हैं? 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। सॉरी। तीसरा है, कभी कभी सामने दिखता है कुछ और बोलते हैं कुछ हम। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल का समय सीमा कब से कब तक माने हैं? तो 16वीं से 19वीं शताब्दी तक। वही वो आचार्य रामचंद्र सब 1900 कहें और यह 19वीं शताब्दी तक। चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय सीमा उन्होंने कब से कब तक माना है? तो 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। नेक्स्ट है राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट कौन है? राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ और उनका काल विभाजन। तो देखिए उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 5 भागों में विभाजित किया। उन्होंने राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ को 5 कालों में विभाजित किया या 5 अध्यायों में। पहला का नाम रखे संधिकाल। रुक जाइए, जूम कर देते हैं। पहले अध्याय का क्या नाम रखे? संधिकाल।
राम कुमार वर्मा। अब देखिए संधिकाल पूछता है, आदिकाल का संधिकाल नाम किसने दिया, तो राम कुमार वर्मा। और देखिए यह दो भागों में विभाजित किए है आदिकाल को, एक चारण काल। तो देखिए पूछता है कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया, तो ये आदिकाल को चारण काल नाम राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया, लेकिन यह संधिकाल और चारण काल दो दो नाम दिए। आदिकाल का दो दो नाम रखे, एक संधिकाल एक चारण काल। संधिकाल का समय सीमा कब तक माने राम कुमार वर्मा, तो 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक। कब से कब तक माने, तो पूछता है कि संधिकाल या चारण काल नाम किसने दिया, तो वह राम कुमार वर्मा। संधिकाल का समय सीमा राम कुमार वर्मा के अनुसार क्या है, तो 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक। दूसरा है चारण काल। चारण काल का समय सीमा कब तक निर्धारण किए हैं, तो 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। तीसरा है भक्ति काल। भक्ति काल का समय सीमा राम कुमार वर्मा ने क्या निर्धारण किया, तो 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। चौथा है रीतिकाल। रीतिकाल का समय सीमा 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। और पांचवा है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय सीमा 1900 विक्रम संवत से अब तक। तो इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को 5 कालों में विभाजित किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं गणपत चंद्र गुप्त। नेक्स्ट कौन है, गणपत चंद्र गुप्त। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का क्या नाम रखा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त। तो उसमें कितने प्रकार से काल विभाजन किए उसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये 3 ही भागों में बांटे हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास को 3 कालों में 3 नाम दिए। पहला नाम देखते हैं प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल, तो आदि काल को प्रारंभिक काल किसने दिया, आरंभिक काल तो और रहेगा, आरंभिक रहेगा, तो आरंभ से मिश्र बंधु। देखिए आरंभिक काल और प्रारंभिक काल में कन्फ्यूजन होती है पेपर में, तो और रहेगा, आरंभिक रहेगा, तो आरंभ से मिश्र बंधु साथ में रहे, तो आदिकाल का आरंभिक काल नाम किसने दिया, मिश्र बंधुओं ने। रहेगा प्रारंभ में, तब प्रारंभिक काल नाम दिया गणपत चंद्र गुप्त ने, क्योंकि गणेश देवता का पूजा प्रारंभ होता है, सबसे पहले प्रारंभ होता है गणेश देवता का पूजा। तो गण से गणेश देवता, ग से गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल रखा गया। प्रारंभिक काल का समय सीमा उन्होंने क्या निर्धारित किया, तो 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक प्रारंभिक काल का। दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल का समय सीमा क्या निर्धारित किए हैं, 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। 1350 ईस्वी से, यह देखिए 2 बार टाइप हो गया है, 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मध्यकाल या भक्तिकाल का नाम रखा। और इसको उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। भक्तिकाल को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने 3 भागों में विभाजित किया। पहला है भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल। तो भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल नाम किसने दिया, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इसका समय सीमा क्या है, 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। ये देखिए एक और 0 रहेगा, 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। उसके बाद से मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल, इसका समय सीमा उन्होंने माना है 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल या अपकर्ष काल, तो भक्तिकाल को अपकर्ष काल किसने नाम दिया, तो गणपत चंद्र गुप्त।
उसका समय सीमा क्या है? 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। तो भक्ति काल को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया: पूर्व मध्यकाल, उत्कर्ष काल, मध्यकाल, चरमोत्कर्ष काल और उत्तर मध्यकाल, अपकर्ष काल। तीसरा अध्याय का क्या नाम दिया? तो आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा 1875 से 1965 ईस्वी तक आधुनिक काल के समय सीमा माने हैं। और आधुनिक काल को उन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। 5 भागों में विभाजित किया। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, चौथा है प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग। तो भारतेंदु युग का समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग का समय सीमा 1900 से 1920 ईस्वी तक। छायावाद युग का समय सीमा 1920 से 1937 ईस्वी तक। प्रगतिवाद युग का समय सीमा 1937 से 1945 ईस्वी तक। प्रयोगवाद की समय सीमा 1945 से 1965 ईस्वी तक। तो इन्होंने 5 भागों में गणपत चंद्रगुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ को बांटा, जिसका नाम इस प्रकार था। 5 भागों में नहीं, 3 भागों में। और भक्ति काल को उन्होंने भक्ति काल, जैसे आदिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल। रीतिकाल का समय सीमा नहीं, रीतिकाल को उत्तर अपकर्ष काल का नाम रख दिए। तो उन्होंने भक्ति काल को 3 भागों में विभाजित किया और आधुनिक काल को 5 भागों में विभाजित किया और 3 भागों में अपने इतिहास ग्रंथ को विभाजित किया। नेक्स्ट इतिहास करता है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने पुस्तक को कितने कालखंडों में विभाजित किया? चलिए विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। इन्होंने भी 4 भागों में विभाजित किया। डॉक्टर नगेंद्र ने भी 4 अध्यायों में विभाजित किया। 4 अध्यायों में विभाजित किया अपने इतिहास ग्रंथ को। पहला है आदिकाल। तो आदिकाल का समय सीमा क्या निर्धारण किए हैं? तो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक उन्होंने आदिकाल का समय सीमा निर्धारित किया। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक उन्होंने भक्ति काल का समय सीमा निर्धारित किया। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल का समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र ने कब से कब तक माना है? तो 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को उन्होंने कितने भागों में विभाजित किया? तो आधुनिक काल को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। पहला है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय सीमा कब से कब तक माना? तो 19वीं सदी के मध्य से अब तक। 19वीं सदी के मध्य से अब तक माने हैं आधुनिक काल को। तो आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किए। पहला है पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग। तो पूछता है आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया? तो वह है डॉक्टर नगेंद्र। इसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र। उसका समय सीमा क्या है? तो 1900 से 1918 ईस्वी तक। तीसरा नाम रखे छायावाद। छायावाद का समय सीमा 1918 से 1938 ईस्वी तक। नेक्स्ट है छायावादोत्तर काल। इसको 2 भागों में विभाजित किए। पहला है प्रगति प्रयोग काल और दूसरा है नवलेखन काल। तो प्रगति प्रयोग काल का समय सीमा 1938 से 1953 ईस्वी तक और नवलेखन काल का 1953 से अब तक। नेक्स्ट इतिहास ग्रंथकर्ता कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। अब इनके अनुसार देखते थे। पहले तो इनका पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का
दूसरा इतिहास। और इस इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखना बच्चों का खेल नहीं है। तो इसीलिए हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास के लेखन कौन है? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने अध्यायों में बांटा? तब 5 ही अध्यायों में बांटा। 5 नहीं, 4 अध्यायों में बांटा। कितने अध्यायों में बांटा? तो 4 अध्यायों में बांटा। पहला है अपभ्रंश काल। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? तो डॉक्टर बच्चन सिंह। आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? तो डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका अपभ्रंश काल नाम रख दिए, लेकिन इसका कोई वर्ष निर्धारित नहीं किए। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल का उन्होंने समय सीमा माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1400 से 1650 तक। तीसरा नाम है रीतिकाल। रीतिकाल का समय सीमा 1650 से 1857 तक, और आधुनिक काल का भी उल्लेख नहीं किए हैं। 4 भागों में विभाजित किए हैं, लेकिन आदिकाल और आधुनिक काल का उल्लेख नहीं किए हैं। बारीकी से देखना इस क्वेश्चन को, कभी पूछ देगा किस इतिहास ग्रंथ ने आदिकाल और आधुनिक काल का समय सीमा नहीं निर्धारित किया है, तो वो है डॉक्टर बच्चन सिंह। नेक्स्ट है राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा किया गया नामकरण और काल विभाजन। तो डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी द्वारा इतिहास ग्रंथ का नामकरण और काल विभाजन किया गया है। तो चलिए, उन्होंने भी 4 प्रकार से काल विभाजन किया, 4 अध्यायों में बांटा अपने इतिहास ग्रंथ को। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल। अब देखिए, दोहरे प्रवृत्ति की थी, इनमें भी मिल रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा तरह। तो आदिकाल या वीर गाथा काल, ये कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका समय सीमा कब से निर्धारित की है? तो 1000 से 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, इसका समय सीमा रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या माने हैं? तो 1350 से 1650 ईस्वी। तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। इसका समय सीमा कब से कब तक माने हैं? तो 1650 से 1850 ईस्वी तक। चौथा है आधुनिक काल या गद्य काल। इसका समय सीमा 1850 से अब तक, और इनके साहित्य ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और संवेदना का इतिहास। इनके रामस्वरूप चतुर्वेदी के साहित्य ग्रंथ का क्या नाम है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी भाषा और संवेदना का इतिहास। और इस इतिहास को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। हिंदी भाषा और संवेदना का इतिहास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब इनके अनुसार देख लिए, नोट डाउन कीजिएगा। हम बहुत अच्छे से PDF बनाए हैं। PDF, एक छोटे से PDF में सब कुछ समेटने की कोशिश किए हैं। अब लास्ट है सर्वमान्य मत। अब इतने तो लेखककार साहित्यकार अपने अनुसार कर दिए, लेकिन लोकमान्य मत क्या है? सर्वमान्य मत क्या है नामकरण और काल विभाजन का? तो ये है आदिकाल। चलिए, इसको भी सर्वमान्य मत मन सबको ही अपना अपना दे दिए, तो अब सब तो नहीं शामिल किया जा सकता है ना। तो इसीलिए एक सर्वमान्य मत रखा गया, कि सर्वमान्य मत एक रख दिया जा रहा है कि इसके अनुसार कैसे क्या क्या होगा। तो आदिकाल सर्वमान्य मत है ना, हजारी प्रसाद के अनुसार मान लिया गया। तो आदिकाल का समय सीमा कब से कब तक माना गया है? तो 7वीं सदी से 14वीं सदी तक। दूसरा है भक्तिकाल। भक्तिकाल का समय सीमा 14वीं सदी से 17वीं सदी तक। रीतिकाल, तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल का समय सीमा 17वीं से 19वीं सदी तक। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय सीमा 19वीं सदी के प्रारंभ से अब तक। तो इसमें क्या क्या माना है? तो यह आधुनिक काल को 8 भागों में विभाजित किया गया। आधुनिक काल को सर्वमान्य मत के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, चौथा प्रगतिवाद युग, 5वां प्रयोगवाद युग,
छठवां नई कविता, सातवां है जो साठोत्तरी कविता और आठवां है समकालीन कविता। अब इसका समय सीमा देख लीजिए सर्वमान्य मत के अनुसार। अब भारतेंदु युग का समय सीमा 1843 से 1900 तक ईस्वी तक। द्विवेदी युग का समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद युग का समय सीमा 1938 से 1918 से 1938 तक। प्रगतिवाद का समय सीमा 1938 से 1943 तक। प्रयोगवाद का समय सीमा 1943 से 1952 तक। नई कविता का समय सीमा 1952 से 1960 ईस्वी तक। साठोत्तरी कविता का समय सीमा 1960 से 1975 ईस्वी तक। और समकालीन कविता जो इस समय चल रही है उसका समय सीमा क्या है, 1975 से अब तक। तो आधुनिक काल को उन्होंने 8 भागों में विभाजित किया सर्वमान्य मत के अनुसार, और सबसे ज़्यादा मान्य इसी का है, सबसे ज़्यादा मान्य इसी का है समकालीन कविता प्रयोगवाद। और पढ़ाया भी जाता है कि आधुनिक काल के कालखंडों को पढ़ाया भी जाता है सर्वमान्य मत के अनुसार। इसको नोट डाउन कीजिएगा। हमारा यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आए, आपके परीक्षा के उपयोगी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।